आनंद, वो मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना रात में अपना काम निपटाते हुए काफ़ी लेट हो जाता है। फिर सर्दी में सुबह सुबह एनी के स्कूल के लिए उठना बहुत लेट हो जाता है। प्लीज़ एनी को स्कूल के लिए रेडी करने का काम तुम देख लिया करो ना। जब से सर्दियाँ शुरू हुई है काम इतना बढ़ गया है कि पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। फिर अपना फ्रीलांसिंग का काम करने के लिए आधी आधी रात तक बैठना पड़ता है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सर्दियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। मुझे तो यहाँ पर गर्मी लग रही है ना। अरे भाई, सर्दियों में सुबह जल्दी उठना सबके लिए उतना ही मुश्किल होता है। और अगर तुम देर रात तक काम करती हो तो हम भी तो पूरा दिन ऑफिस में काम ही कर रहे हैं ना। एनी को स्कूल भेजने का झमेला मुझसे नहीं हो पाएगा। अपना काम तुम खुद देखो। पति की बात सुनकर शिप्रा का दिमाग और भी गर्म हो गया। अरे पता नहीं क्या पड़ी थी 21वीं सदी की औरतों को, मर्दों से कंधा मिलाने की। अच्छी खासी लाइफ होती थी, घर परिवार कपड़ा बर्तन खाना, इसी से सुबह होती थी, इसी पे खत्म। फिर औरतों को बराबरी करने का शौक चढ़ा और उन्होंने अपनी दुर्गति करा ली। अब वो घर भी संभालती है, रिश्ते भी संभालती है और नौकरी भी करती है। और सबसे मजेदार बात, इतना सब करके भी वो कभी भी पति के बराबर नहीं होती। अरे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, सो जाओ चुपचाप, वरना फिर सुबह उठने में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। कितना कुछ कह लो इस आदमी को, इसके ऊपर कोई असर होता ही नहीं। अगले दिन सुबह 6 बजे। अरे यार, ये रात इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 5 मिनट पहले ही तो बिस्तर पर आकर ले रही थी। ठंड से हाथ पैर भी सुन हो रहे हैं। ऐसा करती हूँ 5 मिनट बाद उठूंगी। थोड़ी देर बाद जब अलार्म बजा तो शिप्रा अलार्म को स्नूज करके 5 मिनट की झपकी और लेने लगी। 5 मिनट सोने के चक्कर में अब सीधा आधे घंटे बाद ही शिप्रा की आंख खुलती है। अरे सत्यानाश, 6:30 हो गए। अभी एनी के कपड़े प्रेस करने हैं, उसे नहलाना है, उसका टिफिन बनाना है। हे भगवान, कैसे करूं मैं ये सब इतनी जल्दी। ठंड में कपकपाती हुई शिप्रा रसोई में जाती है। वो जैसे ही नल खोलती है उसके मुंह से एक बार फिर से हाय निकल जाती है। हाँ हे भगवान, इतनी ठंड पड़ रही है, बस बर्फ गिरना बाकी है। ऊपर से बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए शिप्रा नाश्ता और टिफिन बनाना शुरू करती है। रसोई का काम खत्म करते हुए उसे काफी लेट हो गया था। ऊपर से सर्दी के मौसम में बच्चों को जगाना भी कितना मुश्किल होता है। कुछ देर बाद शिप्रा एनी को स्कूल भेजने के बाद चाय बनाकर चूल्हे पर रख देती है। सुबह 6:30 बजे से उठी हुई हूँ मैं, अब जाकर एक कप चाय नसीब हो रही है। वो तो शुक्र है भगवान का कि झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए वो पुष्पा आने वाली है, वरना इस बर्फीले पानी में बर्तन धोकर तो मेरी हड्डियां ही जम जाती। अभी शिप्रा चाय पी रही थी कि पुष्पा आ जाती है। क्या भाभी, आपको पता है ना मेरे आने का टाइम हो रहा है, उसके बाद भी आप अकेले अकेले बैठकर चाय पी रही है। ठीक है भाई, ठंड तो आप अमीर लोगों को ही लगती है, हम गरीबों की चमड़ी तो लोहे की बनी है। क्यों, ठीक बोला ना मैंने। ए पुष्पा, तू भी मुझे मेरी सास की तरह बातें सुनाएगी क्या। किचन में बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया, जाकर बर्तन साफ कर। उसके बाद मुझे सबके लिए नाश्ता और लंच तैयार करना है। आई बड़ी, मैं इसको चाय बना कर दूँ। शिप्रा का मूड पहले ही खराब था, ऊपर से पुष्पा ने आकर उसे 2-4 बातें सुना दी तो वो पुष्पा पर ही फट पड़ी। 1 घंटे में पुष्पा ने झाड़ू पोछा बर्तन का काम खत्म कर दिया। भाभी, मेरा काम हो गया, जा रही मैं। हाँ हाँ ठीक है। एक बात और बतानी थी भाभी, ठंड ना बहुत ज्यादा पड़ रही है, अब मैं अगले 2 हफ्ते तक काम पे नहीं आएगी। वो क्या बोलते हैं, विंटर वेकेशन मनाने का है मेरे को। अरे काम वाली कब से विंटर वेकेशन लेने लगी भाई, और सर्दियाँ ज्यादा है इसलिए तो तुझे लगाया है। तू छुट्टी मारकर बैठ जाएगी तो तुझे काम पर रखने का क्या फायदा। देखो मेम साहब, मैं कोई सीजनल काम वाली है नहीं, साल के 12 महीना काम करती है, मेरे को भी वेकेशन लेने का है ना। मैं अपने मायके जा रही लिए चैन से 2 हफ्ते माँ के यहाँ रजाई में बैठ के मजे करेगी मैं। देख पुष्पा, इस कड़कती ठंड में तूने छुट्टी की बात करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ, मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। मैं भी यही बोल रही थी मेम साहब, ज्यादा चिक चिक करने का है तो मेरा आज के आज हिसाब ही कर दो। मैं बिना ऐसे बड़बड़ करने वाली मैडम के आज काम करती ही नहीं। शिप्रा को तो लगा था कि उसके धमकाने से पुष्पा डर जाएगी। सबसे अच्छी जिंदगी तो इन काम वालियों की है, ढौस से 15 दिन की छुट्टी लेकर गई है। इतनी सब बातों के बीच में एक बात तो अच्छी हुई, वो ये कि पुष्पा ने तो याद दिला दिया कि 3 दिन बाद तो एनी की भी विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। कम से कम सुबह 6 बजे उठने वाला टॉर्चर तो खत्म होगा। मैं तो आज ही घर में सबको बता दूंगी कि अगले 15 दिन तक खबरदार किसी ने जो मेरे फ़ोन में अलार्म ऑन किया, जिसको सुबह उठकर चाय नाश्ता खाने का शौक हो, खुद बनाए और खाए,
मैं तो 9 बजे से पहले बिस्तर से हिलने वाली नहीं। हाय जमाने बीत गए बिस्तर पर 8 घंटे की नींद पूरी किए हुए। विंटर वेकेशन का नाम सुनकर शिप्रा मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। एनी के विंटर वेकेशन की खुशी इतनी थी कि उसके सामने वो पुष्पा की 15 दिन की छुट्टी का गम भी भूल गई। आज एनी की विंटर वेकेशन का पहला दिन था। आज सुबह 6 बजे अलार्म ने बहू शिप्रा की नींद खराब नहीं की थी। शिप्रा अभी आराम से अपने गर्म कंबल में लेटी आराम कर ही रही थी कि तभी उसे जोरदार आवाज सुनाई दी। छोटी बच्ची हो जो इतनी देर से दरवाजा पीट रही हो, दरवाजा नहीं खोल पा रही हो क्या? तेल डालकर सोते हो दोनों कानों में, आवाज नहीं आई? माँ जी मैं पिछले 7 सालों से आपको बता रही हूँ, आधी रात तक काम करना होता है मुझे। सुबह के समय बहुत गहरी नींद आती है। नहीं पता चला आपके दरवाजा पीटने की आवाज का। अब आप बताएंगी सुबह 7:30 बजे आप मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हैं? मैंने बोला था ना मैं 9 बजे से पहले नहीं उठने वाली हूँ। चाय पीनी होगी ना आपको? 1 कप चाय खुद बनाकर नहीं पी सकती क्या? नालायक, आंखें मलते हुए क्या बड़बड़ करती जा रही है? आँख खोलकर देख तो ले, घर में कोई और भी है। शिप्रा आंखें खोलकर इधर उधर नजरें दौड़ाती है तो सामने उसे राजगढ़ वाली मौसी जी खड़ी नजर आती हैं। मौसी जी यहाँ पर कैसे आ गई? यही बताने के लिए तो आधे घंटे से तेरा दरवाजा पीट रही थी मैं। जी सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेन से आई हैं। अब सर्दियों में यहीं रुकेंगी। जी आ गई हैं तो उनके लिए उठकर चाय नाश्ता बनाओ फटाफट। मौसी जी को सामने खड़ा देख और सासू माँ की बातें सुनने के बाद शिप्रा का तो मानो सर चकराने लगा था। वाह भगवान जी वाह, खूब बदला निकाला आपने मुझसे। पहले उस नौकरानी को 15 दिन की छुट्टियों पर भेज दिया और उससे भी आपका मन नहीं भरा तो मुझ पर जुल्म ढाने के लिए मौसी जी को बुला दिया। अरे मैं भूली नहीं हूँ, पिछली बार जब मौसी जी आई थी ना, नाक में नकेल डालकर गई थी मेरे, फिर आकर वही हरकतें करेंगी। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। शिप्रा अभी रसोई में खड़ी बड़बड़ कर रही थी तभी मौसी जी की आवाज उसके कानों में आती है। अरे बहू जरा इधर तो आओ। जी मौसी जी, ये बहू के लक्षण होते हैं क्या? आंखें मलती हुई रसोई में पहुंच गई और लग गई चाय बनाने। अरे पहले जाओ नहाकर मंदिर में दीपक बाती करो, उसके बाद आकर रसोई में हाथ लगाना। पता नहीं सीमा ने भी ना 1 पैसे की अक्ल नहीं सिखाई। अरे बहू ये कौन सा तरीका हुआ? सुबह के 7:30 बज रहे हैं और तुम्हारी सास को तुम्हारा दरवाजा पीट कर तुम्हें उठाना पड़ रहा है। बहू वो होती है जो सुबह मुर्गे की बांग से पहले उठ जाए, पूरे घर को शुद्ध करके नहा धोकर दिया बाती करके 6 बजे तक रसोई में आकर खड़ी हो जाए। बिल्कुल सही कहा मौसी जी आपने, लेकिन आप ये बताना तो भूल ही गई, बहू ये सब करेगी तो सोएगी कब? क्योंकि मेरी रात तो 2 बजे होती है ना। 2 बजे सो के 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। देख लिया सीमा, इसीलिए कहते हैं बहू की लगाम शुरू से कस के रखो वरना ऐसे ही हाथ से बाहर हो जाती है। देखो कैसे बड़ जबान चला रही है। दिन भर घर में ही रहती हो ना, समय से काम निपटाओ और दिन भर सोकर नींद पूरी कर लो। कौन पूछने वाला है? अगले दिन सुबह 5 बजे। अरे बहू अब तो 5 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ भाई। कब तुम उठोगी, कब नहा धोकर हमें चाय पिलाओगी? अरे भाई हमें तो समझ में नहीं आता। मौसी जी की आवाज सुनकर शिप्रा हड़बड़ाकर उठ पड़ती है और जाकर कपकपाती ठंड में घर के काम करने लग जाती है। मौसी जी ठीक कहती हैं, जल्दी जल्दी घर के काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाकर गरम गरम रजाई में लेट जाऊंगी। इतनी ठंड है बाबा, मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। कितनी बार माँ जी से कहा है कि किचन में गीजर लगवा दो। इस बर्फ जैसे पानी में काम करते करते मेरी 2 उंगलियां भी सुन्न हो गई हैं। ये मौसी जी को इतनी तड़पती सर्दियों में ही आना था क्या? जब से आई है मेरा बैंड बजा कर रखा है इन्होंने। दोपहर में लेट लेना तो ऐसे कहती है जैसे दोपहर में बड़ी फुर्सत मिलने वाली है मुझे। मेरे तो नसीब में नहीं है कि मैं 2 घड़ी चैन से सो सकूं। 4 दिन बीत गए थे। इन 4 दिनों में मौसी जी ने शिप्रा की रात की नींद के साथ दिन की नींद भी उड़ाकर रख दी थी। पूरा दिन वो कुछ न कुछ काम बताती रहती और जैसे वो देखती कि शिप्रा का काम खत्म हो गया है तो उसे चाय बनाने के लिए बोल देती। ये सही है, पूरा दिन मौसी जी हीटर के सामने रजाई में बैठकर हाय ठंड करती रहती हैं और मुझे ऐसे समझ रही है जैसे कि मैं सीमेंट से बनी हुई हूँ। हे भगवान, 10 दिन की छुट्टी मांगी थी ना मैंने आपसे और आपने ये किया मेरे साथ। इससे अच्छा तो मैं एनी के स्कूल के लिए उठ जाती थी, मेरे लिए वही ठीक था। कम से कम कुछ देर तो रजाई की गर्माहट मिलती थी। अब तो सुबह 5 बजे उठने के बाद सीधा रात को ही बिस्तर नसीब होता है। ऐसे काम नहीं चलेगा,
कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मौसी जी वापस चली जाए और मैं भी अपनी छुट्टियां सुकून से बिता सकूं। माँ जी, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की ठंड में छुट्टियां किस लिए पड़ती हैं? इस समय ना सबसे ज्यादा ठंड होती है। सरकार को भी समझ आती है कि इतनी सुबह सुबह 6 बजे बच्चों के लिए इतनी ठंड में उठना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए ना स्कूल बंद किए जाते हैं। और आप तो छुट्टी देने से रही, ऊपर से मौसी जी को बुला के बैठ गई। बेटा, मैं समझ रही हूँ दीदी की ना शुरू से आदत खराब है, जहाँ रहती है सबकी नाक में दम कर देती है। अब मेहमान बनकर आई है तो कर भी क्या सकते हैं। मैं तो खुद जीजी की गुंडागर्दी से परेशान हूँ, ना खुद चैन से सोती है ना मुझे सोने देती है। इतनी ठंड पड़ रही है, सवेरे सवेरे 4 बजे से ही सीमा सीमा चिल्लाना शुरू कर देती है। तू तो बेटा दिन में 3-4 बार ही चाय बनाती है, बाकी टाइम तो मुझे चाय बना बना कर पिलानी पड़ रही है। ऊपर से अपने कपड़े मुझसे धुलवाती है और मजे की बात सुन, कहती है गर्म पानी से कपड़े धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देगी तो मेरी साड़ियाँ खराब हो जाएंगी। अब इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी आ रहा है टंकी से, उसी से उनके कपड़े धो कर देने पड़ रहे हैं मुझे। बेटा, तू ये मत समझ के जीजी के आने से मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं तो खुद खून के आंसू रो रही हूँ। माँ जी, फिर हो गया फैसला, हम लोग मिलकर कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि मौसी जी यहाँ से 9-2-11 हो जाए और फिर हम दोनों सास बहू सुकून से अपनी सर्दियाँ बिता सकें। उसके बाद शिप्रा और सास मिलकर उसकी बहन को वहाँ से भगाने का प्लान बनाते हैं। अरे मौसी जी, ये देखिए, आपके गांव राजगढ़ से चिट्ठी आई है। आपकी बहू ने लिखा है कि आपकी गाय धन्नो की बड़ी तबीयत खराब है, उसे आखिरी बार देखना चाहती हैं तो जल्दी चली आइए। अरे मौसी जी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जीवन भर तो आपके साथ रही है वो, इतना दूध दही खाया आपने उसका, उसके आखिरी वक्त में आपका एक बार उससे मिलना तो बनता ही है। जिसने जीवन भर साथ निभाया हो उससे आखिरी वक्त में मिलना तो बनता ही है। और मैं मिलने जाती भी जरूर, लेकिन बेटा क्या है ना, झूठी है ये चिट्ठी। इसी नास पिटी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लिखी है। अरे मेरी धन्नो तो यहाँ आने से पहले ही गुजर गई थी और उसका गम भुलाने के लिए तो तुम्हारे यहाँ आई हूँ। अरे कीड़े पड़ेंगे इसे जिसने झूठी चिट्ठी लिखी है। देखो तो ये लोग किसी के जीने मरने को भी मजाक समझते हैं। जाने दीजिए ना बुआ जी, किसी को बुरा कहकर अपना मुंह क्यों खराब करना। अरे बेटा, ये तो हमारा दाव हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, क्या करें। कोई और आइडिया है क्या तेरे पास? माँ जी, अब तो यही आइडिया है कि हम लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मौसी जी तो यहाँ से जाने से रही। अगले दिन शिप्रा बहाने से अपने मायके के लिए निकल जाती है। अरे सीमा, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? अरे इतनी मिर्ची डालकर सब्जी कौन बनाता है? अब क्या बताऊं जीजी, मेरा तो खाने में हाथ ही नहीं चलता। जब से बहू आई है ना, वही घर संभालती है। जब तक बहू नहीं आ जाती ना, तब तक तो आपको मेरे हाथ का ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। सीमा जानबूझकर कभी सब्जी में मिस्टेक कर देती तो कभी चाय में चीनी ज्यादा कर देती और कभी दाल में पानी ज्यादा कर देती और रोटी बनाती तो इतनी सख्त कि माँ जी की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो खा न पाती। 2 दिन बाद, सीमा तू तो किसी काम की ना रही बहन, तेरे हाथ का जहरीला खाना मुझसे और ना खाया जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने गांव। मौसी जी अपने गांव के लिए निकल गई थी। मौसी जी के जाने के बाद, अरे बहू, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू जल्दी से वापस आ जा, तेरी मौसी को भगा दिया मैंने। हाँ रही हूँ मम्मी जी, शाम तक आ जाऊंगी। वैसे भी परसों से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं ना, तो वापस तो मुझे आना ही था। मौसी जी चली तो जरूर गई, लेकिन हमारी पूरी सर्दियों की छुट्टियां खा गई।